प्यारे विद्यार्थियों, आज मेरे व्याख्यान का विषय है पौधों में होने वाली वाष्पोत्सर्जन क्रिया। तो आइए हम समझने की कोशिश करते हैं वाष्पोत्सर्जन क्रिया होती क्या है। वाष्पोत्सर्जन, इसको इंग्लिश भाषा में ट्रांसपीरेशन कहा जाता है। ट्रांसपीरेशन अर्थात वाष्पोत्सर्जन वह क्रिया है जिसमें पौधे के सभी वायवी भाग जल को वाष्प के रूप में उड़ाते हैं। ठीक है, पौधे के वायवीय भागों द्वारा जल की वाष्प के रूप में हानि को ही क्या कहा जाता है? वाष्पोत्सर्जन कहा जाता है। वाष्पोत्सर्जन तीन प्रकार का हो सकता है। पहला प्रकार है स्टोमेटल टाइप, जो लगभग 80 से 90% होता है। यह पत्तियों में उपस्थित स्टोमेटा द्वारा होता है, यानी रंध्रों द्वारा होता है। ठीक है, जो कुल वाष्पोत्सर्जन का 80 से 90% होता है। दूसरा है क्यूटिकुलर टाइप, यह पत्तियों और पूरे शाखाओं पर क्या होता है? क्यूटिकल की एक लेयर जमी होती है और इस लेयर द्वारा, इस क्यूटिकल द्वारा भी 3 से 10% लगभग ट्रांसपीरेशन हो जाता है। और इसके बाद है लेंटिकुलर टाइप, वात रंध्रों द्वारा इसको हिंदी में कहा जाता है, यानी पौधे की सतह पर उपस्थित वात रंध्रों से लगभग 1% से भी कम, लगभग ये क्या होता है? लेंटिसिल द्वारा होता है, यानी जो छाले होती है पौधों में, उनके बीच बीच में जो स्पेस होते हैं उनके थ्रू लगभग 1% से कम क्या है? ट्रांसपीरेशन होता है। ठीक है, अब जो मुख्य प्रकार है क्या है? स्टोमेटल टाइप है। पत्तियों में उपस्थित सूक्ष्म छिद्रों, जिनको रंध्र या स्टोमेटा कहा जाता है, इनके द्वारा होता है। तो आइए हम समझने की कोशिश करते हैं कि रंध्र होते कैसे हैं। ठीक है, तो रंध्र की हम संरचना बना रहे हैं। रंध्र को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? अंग्रेजी भाषा में स्टोमेटा कहा जाता है। एक स्टोमेटा को हम बना रहे हैं यहां। स्टोमेटा दो कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। उनकी दो प्रकार की कोशिकाएं हैं। एक तो गार्ड सेल्स, इससे इनके बीच के आकार की हैं, आपस में जुड़ी हुई हैं, दो गार्ड सेल हैं। ठीक है, इनमें क्या होगा? एक बड़ा सा केंद्रक होता है और बाकी इसमें क्लोरोप्लास्ट होते हैं, यानी प्रकाश संश्लेषण क्रिया भी यहां हो सकती है आराम से। और इनको घेरे हुए चारों तरफ से कोशिकाएं होती, जिनको सब्सिडियरी सेल्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सब्सिडियरी, यानी सहायक कोशिकाएं। इनको क्या कहा जाता है? द्वार कोशिकाएं या रक्षक कोशिकाएं कहा जाता है। और इसको ऐसे बना लेंगे हम स्टोमेटा को। इस तरह से स्टोमेटा दिखते हैं। ठीक है, इनमें भी क्या है? केंद्रक है सब में, भाई कोशिकाएं केंद्रक तो होगा ही। ये क्या कहलाती हैं? ये कहलाती है सब्सिडियरी सेल्स, जो इनको घेरे रहती है। सब्सिडियरी सेल्स वह सेल्स जो गार्ड सेल को घेरे। ये दोनों कोशिकाएं क्या कहलाती है? गार्ड सेल्स कहलाती है। गार्ड सेल्स कहलाती है। ठीक है, ये सेल के बीच जैसी दिख रही है। इनका क्या है? न्यूक्लियस है। ये भी सब्सिडियरी सेल का न्यूक्लियस है। ये इनके क्लोरोप्लास्ट है, अर्थात इनमें प्रकाश संश्लेषण क्रिया भी हो सकती है। क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा। स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा। एक स्टोमेटा की यहां हमने संरचना बनाया है। एक स्टोमेटा की संरचना। ठीक है,
तो स्टोमेटा दो प्रकार की कोशिकाओं के मिलने से बनता है। बीच में क्या होती है, गॉड सेल्स होती हैं, ठीक है। गॉड सेल्स अगर बिल्कुल सट जाती हैं तो स्टोमेटा बंद हो जाते हैं, और जब ये फैल जाती हैं तो क्या होता है, स्टोमेटा क्या है, तो स्टोमेटा खुल जाते हैं और इनसे वाष्पोत्सर्जन आदि क्रियाएं हो सकती है, ठीक है। वाष्पोत्सर्जन क्रिया तभी होगी जब स्टोमेटा खुले होंगे, बंद होने की स्थिति में वाष्पोत्सर्जन क्रिया नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो बीच में गॉड सेल और चारों ओर से सब्सिडियरी सेल से घिरे होते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं तो स्टोमेटा की संरचना। स्टोमेटा, टाइप ऑफ स्टोमेटा, कितने प्रकार के स्टोमेटा हो सकते हैं, टाइप ऑफ स्टोमेटा। स्टोमेटा की उपस्थिति के अनुसार पत्तियों पर पाए कहां जाते हैं, पत्तियों पर पाए जाते हैं, ठीक है। स्टोमेटा कुछ पौधों में पत्तियों की केवल ऊपरी सतह में पाए जाते हैं, कुछ में केवल निचली सतह पर पाए जाते हैं, कुछ में दोनों सतह पर बराबर पाए जाते हैं, कुछ में निचली सतह पर अधिक, ऊपरी सतह पर कम पाए जाते हैं, और कुछ में ना के बराबर पाए जाते हैं, पाए ही नहीं जाते हैं, ठीक है। तो आइए हम समझने की कोशिश करते हैं टाइप ऑफ स्टोमेटा। तो इसमें सबसे पहला प्रकार हम ये कुछ पौधों में मिलते हैं उस हिसाब से इसको किया गया है, और भी कई तरह से इसका क्लासिफिकेशन हो सकता है, लेकिन वो आउट ऑफ सिलेबस हो जाएगा। पहला है एप्पल टाइप, सेब के प्रकार का। इस तरह के स्टोमेटा कहां पाए जाते हैं, एप्पल में पाए जाते हैं, सेब में पाए जाते हैं। एप्पल टाइप, इसमें क्या होता है, स्टोमेटा केवल पत्तियों की निचली सतह पर पाए जाते हैं। स्टोमेटा फाउंड ओनली ऑन लोअर लीव्स, लोअर सरफेस ऑफ लीफ। स्टोमेटा मेटा are found only on lower surface of leaf, lower surface of leaf, यानी स्टोमेटा केवल पत्तियों की केवल निचली सतह पर पाए जाते हैं, ठीक है, सेब प्रकार में। दूसरा है लिली टाइप। लिली क्या होता है, कुमुदनी कहां पाई जाती है, पानी में पाई जाती है ना। तो यहां पानी की कोई कमी नहीं, आराम से पानी उड़ाए, इसके लिए स्टोमेटा क्या होता है, इसके ऊपरी सतह पर पाए, केवल पत्तियों की ऊपरी सतह पर होते हैं, इसलिए खूब पानी उड़ाती है, पानी की इसके पास कोई कमी नहीं होती है। तो स्टोमेटा यहां क्या होता है, स्टोमेटा आर फाउंड ओनली ऑन अपर सरफेस, अपर सरफेस ऑफ लीफ, केवल पत्तियों की ऊपरी सतह पर पाए जाते हैं, जैसे लिली में होता है, ठीक है। तीसरा है पोटा मोजिटॉन टाइप। पोटा एक पौधा है, मोजिटॉन, पोटा मोजी पोटान कह सकते हैं इसको, या पोटा मोजिटॉन भी कहते हैं, टॉन टाइप एक पौधा, इसमें स्टोमेटा नहीं पाए जाते, एब्सेंट होते हैं लगभग। यहां क्या होता है, स्टोमेटा एब्सेंट। जीरो फिटिक प्लांट में आपको स्थिति देखने को मिली, जो मरुस्थलीय पौधे होते हैं उनमें आपको इस तरह की स्थितियां देखने को मिल सकती है। चौथा है ओट टाइप। ओट माने क्या होता है, जई प्रकार, जई की प्रकार का। जई में इस तरह की स्थिति, गेहूं से मिलता जुलता एक पौधा होता है, कभी गेहूं में खरपतवार के रूप में उगता है, और औषधि पौधा भी है, इसका आटा उटा डायबिटिक पेशेंट के लिए बड़ा फायदेमंद होता है। तो ओट टाइप में क्या होता है, स्टोमेटा पत्ती के निचली और ऊपरी दोनों सतह पर बराबर बराबर पाए जाते हैं। तो स्टोमेटा आर फाउंड equally on both surface of leaves, on both surface of leaves, पत्ती की दोनों सतह पर क्या होते हैं, बराबर पाए जाते हैं, बराबर बराबर। इसके बाद एक है पोटैटो टाइप। पोटैटो टाइप में निचली सतह पर अधिक और ऊपरी सतह पर कम पाए जाते हैं, आलू प्रकार का, ठीक है। पांचवा हो गया पोटैटो टाइप। पोटैटो
पोटैटो टाइप में क्या होता है, स्टोमेटा निचली सतह पर अधिक और ऊपरी सतह पर कम पाए जाते हैं। ठीक है, तो स्टोमेटा मेटा आकर होते हैं या ऑन आकर मोर ऑन लोअर सरफेस, मोर थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा हमको, अकर मोर ऑन लोअर सरफेस देन अपर सरफेस, ऊपरी सरफेस की अपेक्षा निचली सरफेस यानी निचली सतह पर पत्तियों के क्या होते हैं, ज्यादा, मोर अपर देन अपर सरफेस ऑफ लीव्स, यानी आलू प्रकार के जो स्टोमेटा होते हैं वो क्या होते हैं, पत्तियों की निचली सतह पर अधिक और ऊपरी सतह पर कम पाए जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से स्टोमेटा के 5 प्रकार हैं। सेब प्रकार में केवल निचली सतह पर पाए जाते हैं। ठीक है, लिली प्रकार में केवल ऊपरी सतह पर पाए जाते हैं। पोटामोजिटान टाइप में बिल्कुल एब्सेंट होते हैं, नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, ना के बराबर होते हैं। ओट टाइप में बराबर दोनों सरफेस पे पाए जाते हैं पत्तियों की, जितना ऊपरी सतह पे उतना निचली सतह पे होते हैं। और पोटैटो टाइप यानी आलू प्रकार में क्या होते हैं, निचली सतह पर पत्तियों की स्टोमेटा अधिक होते हैं और ऊपरी सतह पर कम होते हैं। समझ आ रहा है ना? तो ये था स्टोमेटा के प्रकार के बारे में। अब स्टोमेटा के खुलने और बंद होने के आधार पर यह तय होता है कि वाष्पोत्सर्जन क्रिया होगी या नहीं होगी। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब इसको मिटा रहे हैं। तो स्टोमेटा के खुलने और बंद होने के आधार पर यह तय होगा कि वाष्पोत्सर्जन क्रिया होगी या नहीं होगी। स्टोमेटा क्या होते हैं? स्टोमेटा वो छिद्र होते हैं पत्तियों में, जिनसे होकर के गैसीय विनिमय, वाष्पोत्सर्जन क्रिया, ये दोनों होती है। वाष्पोत्सर्जन के द्वारा जल को वाष्प के रूप में उड़ाते रहते हैं और साथ ही साथ गैसीय विनिमय भी ये करते हैं। यानी जब श्वसन करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं, प्रकाश संश्लेषण करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेते हैं और ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं आगे ओपनिंग एंड क्लोजनिंग ऑफ स्टोमेटा, यानी वाष्पोत्सर्जन क्रिया इस बात पर निर्भर करेगी कि स्टोमेटा खुले होंगे या बंद होंगे। इसके लिए 2 थ्योरीज है। तो अब हम बात करेंगे ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, जिसको क्या कहा जाता है? ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन यानी वाष्पोत्सर्जन। तो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया इस बात पर निर्भर करेगी कि स्टोमेटा खुले हैं या बंद। स्टोमेटा खुले होंगे तभी वाष्पोत्सर्जन होगा और बंद होंगे तो वाष्पोत्सर्जन नहीं होगा। स्टोमेटा के खुलने और बंद होने की प्रक्रिया को समझाने के लिए वैज्ञानिकों द्वारा 2 थियरी प्रस्तुत की गई हैं। 2 थियरी हैं। स्टोमेटा कैसे खुलते हैं, कैसे बंद हो जाते हैं, या वाष्पोत्सर्जन क्रिया कैसे होती है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए 2 थियरी दी गई हैं। इसमें जो सबसे पहली थियरी है उसका नाम है स्टार्च शुगर, स्टार्च और शुगर कन्वर्जन थी, इंटर कन्वर्जन। ये क्या दिखा रहा है? दोनों एक दूसरे में परिवर्तित हो सकते हैं। कन्वर्जन थियरी ये थियरी 1926 में आई। सेयरे, वैज्ञानिक सेयरे थे नाम था उनका, और उनके सहयोगियों द्वारा एटाल 1926 में, 1926 में। ठीक है, ये थियरी आती है। और इस तरह से एक दूसरी थियरी आती है
दूसरी थ्योरी क्या है? थ्योरी नंबर 2, मैलेट आयन थ्योरी। मैलेट आयन थ्योरी। ये दो थ्योरी जो है स्टोमेटा के खुलने और बंद होने को लेकर के दी गई है, स्पष्ट की गई है। इनको हम पूरी तरह से इन दोनों थ्योरी को बारी बारी से स्पष्ट करेंगे। तो हम चलते हैं, पहली थ्योरी पे बात करते हैं, स्टार्च शुगर इंटर कन्वर्जेंस थ्योरी। स्टार्च शुगर, ये साइन क्या है? इंटर कन्वर्जन का साइन है, मतलब दोनों एक दूसरे में कन्वर्ट है। इंटर कन्वर्जन, इसको हम कन्वर्जन यहां लिख दे रहे हैं, थियोरी। किसने दिया था इसको? इन 1926 में। वैज्ञानिक का नाम है शेरे और उनके सहयोगी शेरे एट अल, 1926। ठीक है। ये थियोरी कहती है कि स्टोमेटा दिन के समय कैसे खुल जाते हैं और रात के समय कैसे खुल जाते हैं, इसको एक्सप्लेन करती है। ठीक है, अपने तथ्यों द्वारा। इस थियोरी के अनुसार देखिए, ये दो कंडीशन हम बना दे रहे हैं। स्टोमेटा है, स्टोमेटा की संरचना है, गॉड सेल्स है। स्टोमेटा खुलते कब है? जब गॉड सेल्स फैल जाती है। ठीक है। और बंद कब होते हैं? जब गॉड सेल चिपक जाती है आपस में। ठीक है। तो अब इसी को हम दो कंडीशन दिखा रहे हैं। इसमें एक कंडीशन डे की होगी, एक कंडीशन नाइट की होगी। ठीक है। दिन के समय क्या होता है और रात के समय क्या होता है, इसी को हमें इसमें शो करना है। ठीक है। एक साइड में हम दिन बना दे रहे हैं, एक साइड में रात हम दिखा दे रहे हैं। स्टोमेटा की दो पोजीशंस हैं, दो स्थितियां हैं। ये रात का दृश्य दिखाने के लिए हमने इसको इस तरह से बना दिया है, लाइन खींच करके रात का दृश्य, इसको नाइट लिख दे रहे हैं यहां। और ऊपर वाला स्थिति क्या है? डे की। ये दिन के समय क्या होता है? पौधे की पत्तियों पर जैसे ही प्रकाश पड़ना शुरू होता है, फोटोसिंथेसिस स्टार्ट हो जाती है। डे टाइम में क्या होता है? स्टार्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। पहला काम क्या होता है? पत्तियों पर जैसे ही लाइट पड़ती है, फोटोसिंथेसिस स्टार्ट हो जाता है। तो यहां क्या होगा? स्टार्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। सिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस शुरू हो गया। फोटोसिंथेसिस जब स्टार्ट होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड का कंजम्पशन बढ़ जाएगा, यानी कार्बन डाइऑक्साइड कम होने लगी वातावरण से। ठीक है। इसमें क्या हो गया? इंक्रीज्ड कंजम्पशन ऑफ CO2। CO2 का बढ़ा हुआ उपभोग, कंजम्पशन ऑफ CO2, यानी CO2 का उपभोग बढ़, यानी CO2 वातावरण से कम होने लगती है, जिसके कारण अम्लीयता बढ़ेगी। क्या होगा? अम्लीयता कम होगी वातावरण से, क्षारीयता बढ़ेगी। इसका मतलब pH बढ़ेगा, इंक्रीज्ड pH। इसके कारण क्या हो जाएगा? इंक्रीज्ड pH, यानी pH बढ़ जाएगा। ठीक है। और आप जानते हो कि एंजाइम एक खास pH पर काम करते हैं ना। pH एंजाइम की एक्टिविटी को प्रभावित करेगी, जिसके कारण क्या हो जाएगा? जो रात में स्टार्च बना था वो क्या हो जाएगा? शुगर में कन्वर्ट हो जाएगा। यहां क्या हो जाएगा? कन्वर्जन ऑफ स्टार्च इनटू शुगर, यानी जो स्टार्च रात में बना था वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? स्टार्च इनटू शुगर। दिन के समय चूंकि pH मान बढ़ गया, इसके कारण जो रात में स्टार्च बना था वो क्या हो गया? ये शुगर में कन्वर्ट हो गया। अब शुगर जब बनी तो क्या हो जाएगा? जो सेल सैप है गाढ़ा हो जाएगा ना, कंसेंट्रेशन बढ़ जाएगी, यानी भाई इंक्रीज कंसेंट्रेशन ऑफ सेल सैप। कोशिका रस की सांद्रता में वृद्धि हो जाएगी, इसके कारण इंक्रीज, ऐसे लिख दे रहे हैं, इंक्रीज कंसेंट्रेशन ऑफ
सेल सैप, सेल सैप, कोशिका में जो पानी भरा हुआ क्या जो रस है उसका गाढ़ा हो जाएगा। इसके कारण क्या हो जाएगा, इंक्रीज ओपी, परासरणी दाब उसका बढ़ जाएगा। ठीक है, बढ़ा हुआ परासरणी दाब, इंक्रीज ओपी, या इंक्रीज इन ओपी लिख दें हम। ऑस्मोटिक दाब में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी, परासरणी दाब बढ़ जाएगा। परासरणी दाब बढ़ेगा तो क्या करेगा, पानी को अपनी ओर खींचेगा, इंड ऑस्मोसिस ऑफ वाटर होगी। इसके कारण क्या होगी, इंड ऑस्मोसिस ऑफ वाटर, यानी पानी अंदर प्रवेश करेगा। इंड ऑस्मोसिस, इंडोस्मोसिस ऑफ वाटर, पानी अंदर पर प्रवेश करेगा तो क्या हो जाएगा, जो गार्ड सेल है फूल जाएगी, यानी टर्गीड हो जाएंगे। इसके कारण क्या, टर्गर प्रेशर बढ़ जाएगा, इंक्रीज। इसके कारण क्या हो गया, इंक्रीज टर्गर प्रेशर, या इंक्रीज इन टर्गर प्रेशर, ऐसा भी लिख सकते हैं, इंक्रीज इन टीपी। टी के मतलब टर्गर, पी का मतलब परिस्थिति दाब बढ़ जाएगा, जिसके कारण स्टोमेटा ओपन हो जाएंगे। यहां क्या हो जाएंगे, स्टोमेटा ओपन। ठीक है, यानी दिन के समय जैसे ही प्रकाश पड़ना शुरू होगा पत्तियों पर, स्टार्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस हो जाएगी। प्रकाश संश्लेषण शुरू होते ही कार्बन डाइऑक्साइड जो वातावरण में थी वो सब प्रकाश संश्लेषण में यूज होने लगेगी। वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड क्या अम्लीय प्रवृत्ति होती है, तो अम्लीयता कम होगी तो क्षारीयता बढ़ेगी, तो इसके कारण पीएच बढ़ेगा ना। तो यानी कार्बन डाइऑक्साइड का उपभोग बढ़ेगा, जिसके कारण पीएच मान बढ़ेगा। पीएच मान का बढ़ना क्या करेगा, जो स्टार्च बना था उसको शुगर में कन्वर्ट हो, इसके कारण स्टार्च शुगर में कन्वर्ट हो जाएगा, और शुगर बनते ही क्या हो जाएगा, इसका सेल सैप कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। पानी में अगर चीनी घोल दोगे तो क्या हो जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा ना पानी। तो वही है, आप चीनी बन गई इसमें, तो पानी इसका क्या हो गया, गाढ़ा हो गया। गाढ़ा हो गया तो क्या करेगा, ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा, और पानी को आप जानते हैं ना परासरण का नियम की जल उधर जाता है जहां सांद्रता अधिक होती है। तो इसके कारण बाहर जो सब्सिडियरी सेल्स है वहां से पानी कहां प्रवेश करेगा, गार्ड सेल में आएगा। यानी इंक्रीज कंसेंट्रेशन ऑफ सेल सैप ना, कोशिका रस की सांद्रता में वृद्धि, जिसके कारण इंक्रीज इन ओपी, यानी परासरण दाब में वृद्धि। परासरण दाब में वृद्धि के कारण क्या होगा, इंड ऑस्मोसिस ऑफ वाटर इन गार्ड सेल्स, गार्ड सेल्स, यानी जो गार्ड सेल्स है उनमें क्या होगा, पानी प्रवेश करेगा। इसके कारण इंक्रीज इन टीपी, उसके परासरणी और उसमें टर्गर प्रेशर यानी भित्ति दाब में वृद्धि हो जाएगी, और इसके कारण भित्ति दाब बढ़ेगा तो क्या होगा, दोनों जो गार्ड सेल चिपकी हुई थी क्या हो गई, फैल गई, और इनके बीच गैप हो गया, स्टोमेटा खुल गए, और अब क्या होगा, वाष्पोत्सर्जन क्रिया शुरू हो जाएगी। लेकिन रात के समय क्या होगा, रात जैसे जैसे रात होती जाएगी प्रकाश संश्लेषण कम होता जाएगा ना। जैसे शाम के समय तो क्या, सीजेशन इन फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस हुआ। अब फोटोसिंथेसिस कमी आई, जिसके कारण इंक्रीज CO2 इन एटमॉस्फेयर ना, यानी CO2 का कंजम्पशन घटेगा, और वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड डिक्रीज कंजम्पशन ऑफ CO2, डिक्रीज कंजम्पशन ऑफ CO2, और कार्बन डाइऑक्साइड के का जो उपभोग है कम हो जाएगा। भाई प्रकाश संश्लेषण में उपभोग हो रहा था, अब प्रकाश संश्लेषण नहीं हो रहा है, कम हो गया, धीरे कम होता है, एक समय आगे बंद हो जाएगा ना। जिसके कारण कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाएगी, इसका उपभोग कम हो जाएगा या बंद हो जाएगा, जिसके कारण वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता में वृद्धि हो जाएगी, और बड़ी हुई सांद्रता क्या, पीएच को घटा देगी। आप जानते हैं अम्लीयता में पीएच क्या होता है, कम होता है। 7 से जितना नीचे जाते हैं तो अम्लीयता बढ़ती जाती है ना, ऊपर जाने पर क्षारीयता बढ़ती है। तो अब क्या हो गया, पीएच डिक्रीज इन पीएच, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगी तो पीएच क्या होगा, घटेगा, डिक्रीज, क्योंकि अम्लीय प्रवृत्ति होती है ना, तो अम्लीयता बढ़ेगी ना। डिक्रीज इन पीएच, पीएच घटा तो क्या हुआ, यानी अम्लीयता बढ़ने के कारण क्या हो गया, कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू स्टार्च, जो शुगर बनी थी अब किस में कन्वर्ट हो गई है, स्टार्च में। कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू स्टार्च, यानी अब स्टार्च बन गया, यानी जो गाढ़ा विलयन था क्या हो गया, पतला हो गया ना।
इसके कारण क्या हो जाएगा अब, इसके कारण डिक्रीज इन ओपी, परासनिक दाब घट जाएगा इसका जब पतला हो गया विलयन, तो डिक्रीज इन ओपी ऑस्मोटिक प्रेशर, इन ओपी मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर घट जाएगा। इसके कारण क्या हो जाएगा, इक्जास्मोसिस ऑफ वाटर होगी, पानी जो है जो अंदर आया था वो क्या हो जाएगा, बाहर जाना शुरू कर देगा, इक्जास्मोसिस ऑफ वाटर, मोसिस ऑफ वाटर, ठीक है। पानी जो अंदर कोशिका में प्रवेश किया था उस दौरान अब क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। इसके कारण जब बाहर निकल जाएगा तो डिक्रीज इन टीपी, टारगेट प्रेशर क्या हो जाएगा, घट जाएगा, डिक्रीज इन टीपी इन टीपी मतलब टारगेट प्रेशर यानी भित्ति दाब ऑफ गॉड सेल, गॉड सेल की क्या हो जाएगी, गॉड सेल की टीपी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, जिसके कारण स्टोमेटा क्लोज हो जाएंगे। स्टोमेटा क्या हो जाएंगे, स्टोमेटा क्लोज्ड, स्टोमेटा बंद हो गया और क्या हुआ, ट्रांसपीरेशन क्रिया बंद हो जाती है। तो ट्रांसपीरेशन क्रिया का होना या ना होना स्टोमेटा के खुलने और बंद होने पर निर्भर करता है। दिन के समय ट्रांसपीरेशन ज्यादा होता है, यानी ना ट्रांसपीरेशन होता है, उसका कारण है स्टोमेटा खुले होते हैं। स्टोमेटा खुलते कैसे हैं उसका हमने कारण ही बता दिया, एक क्रियाएं होती है स्टोमेटा खुल जाते हैं। रात के समय स्टोमेटा बंद हो जाते हैं, उसका पीछे कारण क्या है, इसी का जो ऊपर लिखो इसी को उल्टा लिखते जाइए, क्या हो जाएगा, इसका कारण मिल जाएगा। और अंत में क्या होता है, जब टारगेट प्रेशर यहां कम हो जाता है तो वही जो फैला हुआ था क्या हुआ, चिपक गई दोनों कोशिकाएं, और इस तरह से स्टोमेटा बंद हो जाते हैं। स्टोमेटा बंद होना इसी के साथ जो वाष्पोत्सर्जन क्रिया है रुक जाती है, इसलिए पौधे रात के समय पानी नहीं निकालते हैं, ठीक है। ये सामान्य पौधों की, हम कैंप प्लांट की बात नहीं कही, कैंप प्लांट में क्या होता है, रात के समय स्टोमेटा खुलते हैं, ठीक है। इसलिए परासरण क्रिया भी वो पहली चीज, तो परासरण क्रिया करते नहीं ज्यादा, बहुत थोड़ी मात्रा में वाटर लॉस करते हैं। पानी बचाने के लिए उनके स्टोमेटा रात के समय खुलते हैं, तो वाटर लॉस रात में कम से कम होता है, इसलिए उनका जो वाष्पोत्सर्जन होता है बहुत कम हानि करते हैं। लेकिन बाकी जो पौधे कैंप प्लांट को छोड़ दिया जाए तो बाकी सारे पौधे क्या हैं, वो सब दिन के समय वाष्पोत्सर्जन करते हैं और काफी मात्रा में पानी उड़ाते हैं। अब इस वाष्पोत्सर्जन क्रिया का पौधे के जीवन में क्या लाभ है, एक तो इसके द्वारा पौधे जल का अवशोषण करते हैं। जल जैसे हमारे आपके लिए जरूरी है वैसे पौधों के लिए जरूरी है। इस जल के द्वारा अपने ताप का नियंत्रण करते हैं, जैसे हम आप पसीना निकालते हैं, पौधे वाटर लॉस करके अपने बॉडी टेम्परेचर को ना एकदम शांत रखते हैं, सही रखते हैं। गर्मियों में विशेष करके वाटर लॉस बहुत बढ़ जाता है क्योंकि गर्मियों का प्रभाव पौधों पर भी पड़ता है। पौधे इस गर्मी से बचने के लिए ज्यादा से ज्यादा मात्रा में पानी उड़ाते हैं, इसलिए वाष्पोत्सर्जन को एक आवश्यक बुराई भी कहा जाता है, आवश्यक दुर्गुण कहा जाता है वैज्ञानिकों द्वारा, क्योंकि पौधे के लिए आवश्यक क्रिया है। इसके द्वारा पौधे एक तरफ ना शरीर के ताप का नियंत्रण रखते हैं, दूसरी तरफ मिनरल भी वहीं से अवशोषित करते हैं ना। पौधे में भोजन का जो वितरण होता है वो भी इसी की मदद से होता है। अभी हम जब मुंज की हाइपोथेसिस पढ़ाएंगे तो वहां भी ये सब सिद्धांत बताएंगे। तो पौधों में मतलब जो रसारोहण क्रिया होती है ना, जल का अवशोषण हुआ, मिनरल का अवशोषण हुआ, ये सब पौधे इसी के थ्रू करते हैं। तो इसलिए वाष्पोत्सर्जन एक आवश्यक क्रिया है, और साथ ही साथ इससे पौधे जो छोटे पौधे हैं गर्मियों में सूख जाते हैं, इसलिए क्या है, एक आवश्यक दुर्गुण भी है पौधे का। पौधों के इसको करना है हर हाल में, पानी हो या ना हो, लेकिन उसको वाटर लॉस करना ही होता है। तो एक आवश्यक है पौधे के लिए, लेकिन साथ ही साथ पौधों के लिए एक दुर्गुण भी है। इसके कारण छोटे पौधे जिनकी जड़ें लंबी नहीं हो क्या होते, सूख जाते हैं। पानी मृदा में कम भी हो तब भी पौधे उसी स्पीड से वाटर लॉस करते हैं। इसलिए वाष्पोत्सर्जन को क्या कहा जाता है, एक आवश्यक दुर्गुण या आवश्यक बुराई कहा जाता है वैज्ञानिकों द्वारा, ठीक है। तो ये है वाष्पोत्सर्जन क्रिया के बारे में। वाष्पोत्सर्जन का पौधे में जो लाभ है, एक तो ताप संतुलन में, खनिज लवण के अवशोषण में ना, भोजन पत्तियों में बने हुए भोजन को वितरित करने में भी इसका यूज होता है, और इसी के द्वारा वो जल प्राप्त करते हैं और मिनरल्स प्राप्त करते हैं। तो ये सारे काम जैसे पौधे करते हैं, पौधों को खा करके जीवधारी इन चीजों को प्राप्त करते हैं। यानी कि जो जल है, मिनरल है, जल तो जीवधारी वैसे भी पी सकते हैं, लेकिन मिनरल आदि पौधों के थ्रू ही वो प्राप्त करते हैं यूजुअली, ठीक है। पौधे और शाकाहारी वो खा करके मांसाहारी प्राप्त करते हैं। तो इस तरह से
ये वाष्पोत्सर्जन क्रिया के बारे में था, और इसको आप लोग नोट कर लें। इसके बाद फिर हम दूसरी थ्योरी पे बात करते हैं। तो अब बात करते हैं थ्योरी नंबर 2 की, जिसे मैलेटाइन थ्योरी कहते हैं। यह भी स्टोमेटा के ओपनिंग और क्लोजिंग को बहुत अच्छे से समझाती है। स्टार्च शुगर कन्वर्जन थ्योरी की अपनी कुछ कमियां हैं, जैसे कैम प्लांट जिसमें स्टोमेटा रात के समय खुलते हैं और दिन के समय बंद होते हैं, स्टार्च शुगर कन्वर्जन थ्योरी इनको एक्सप्लेन नहीं कर पाती है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जिनमें शुगर के बजाय माइलिक अम्ल बनता है, और जबकि देखा गया है कि सभी पौधों में माइलिक अम्ल का निर्माण होता है। तो इसीलिए मैलेटाइन थ्योरी एक उन सभी शंकाओं का निराकरण कर देती है जिनका निराकरण स्टार्च शुगर कन्वर्जन थ्योरी नहीं कर पाती है। ठीक है, तो आइए समझने की कोशिश करते हैं इस थ्योरी को। ये थ्योरी भी उसी तरह से ही काम करती है, बस इसमें थोड़ा सा कुछ चीजें अलग हो जाती हैं। जैसे दिन के समय स्टार्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन गार्ड सेल्स, यानी गार्ड सेल में द्वार कोशिकाओं में क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण शुरू हो जाता है। इस प्रकाश संश्लेषण शुरू होने के साथ ही इसमें क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ माइलिक एसिड इन गार्ड सेल्स, यानी जो द्वार कोशिकाएं अर्थात गार्ड सेल्स है उनमें माइलिक अम्ल का निर्माण होता है। ये माइलिक अम्ल क्या हो जाता है, डिसोसिएशन ऑफ माइलिक एसिड इनटू माइलेट आयन एंड हाइड्रोजन आयन। ये माइलिक अम्ल माइलेट आयन और हाइड्रोजन आयन में टूट जाता है, और टूटने के साथ ही इसमें जो हाइड्रोजन आयन है इसका बहिर्गमन हो जाता है, बाहर चला जाता है, और बदले में पास की कोशिका यानी जो सब्सिडियरी सेल्स है वहां से पोटेशियम आयन इसमें अंदर आ जाता है। यानी H+ आयन हाइड्रोजन आयन बाहर चला जाता है और बदले में पोटेशियम आयन इसका स्थान ले लेता है। पोटेशियम आयन अंदर आते ही फॉर्मेशन ऑफ पोटेशियम माइलेट, ये क्या करता है, जो माइलेट आयन है उसके साथ मिल करके पोटेशियम माइलेट बना लेता है। पोटेशियम माइलेट के बनते ही क्या हो जाता है, सेल साइज कंसंट्रेशन में वृद्धि हो जाती है, यानी कोशिका रस क्या हो जाता है, गाढ़ा हो जाता है। इंक्रीज इन सेल साइज कंसंट्रेशन, कोशिका रस गाढ़ा हो जाता है। कोशिका रस गाढ़ा होने के साथ इसका क्या हो जाता है, इंक्रीज इन ओपी, यानी परासरणी दाब बढ़ जाता है। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। परासरणी दाब बढ़ने के कारण इसमें इन ऑस्मोसिस ऑफ वाटर, यानी जल अंदर प्रवेश करता है, यानी जो गार्ड सेल है उसमें बाहर की कोशिकाओं से क्या हो जाए, जल अंदर आ जाता है। जल के अंदर आने के साथ इसका क्या होता है, टीपी यानी टर्गर प्रेशर, यानी स्फीत दाब बढ़ जाता है, और स्टोमेटा स्फीत दाब बढ़ने के कारण फैल जाते हैं और खुल जाते हैं। ठीक है, गार्ड सेल्स जो होती है फैल जाती है, जिसके कारण का जो होल होता है छिद्र वो क्या होता है, खुल जाता है, और इस तरह से स्टोमेटा खुल जाते हैं। तो स्टोमेटा खुलने के साथ ही क्या होता है, वाष्पोत्सर्जन क्रिया शुरू हो जाती है। लेकिन रात के समय यही उपर्युक्त अभिक्रिया जो हमने लिखा है रिवर्स डायरेक्शन में होती है, उल्टी दिशा में होती है। कहने का तात्पर्य जो पोटेशियम माइलेट है ये फिर से किसमें टूट जाता है, प्रकाश संश्लेषण ना होने के कारण, यानी प्रकाश ना पड़ने का प्रकाश संश्लेषण बंद हो जाता है, जिसके कारण बड़ा हुआ जो पोटेशियम माइलेट था फिर से पोटेशियम आयन और माइलेट आयन में टूट जाता है। पोटेशियम आयन बाहर चले जाते हैं और बाहर से हाइड्रोजन आयन आ जाते हैं, फिर से माइलिक अम्ल बढ़ जाता है। माइलिक अम्ल बनते ही क्या होता है, कोशिका रस की सांद्रता में कमी आ जाती है, जिसके कारण परासरणी दाब घट जाता है। परासरणी दाब घटने के साथ साथ इसका स्फीत दाब भी घट जाता है, और स्टोमेटा में जो गार्ड सेल्स हैं चिपक जाती है, और इस तरह से स्टोमेटा बंद हो जाते हैं। तो कुल मिलाकर जो थियरी मैलेटाइन थियरी है ये उन सभी शंकाओं का निराकरण कर देती है जो शुगर और स्टार्च शुगर कन्वर्जन थियरी से उत्पन्न हो रही थी। यानी ये सारे पौधों के साथ ही साथ कैम प्लांट में भी स्टोमेटा कैसे खुलते हैं और बंद होते हैं इसको एक्सप्लेन कर देती है। ठीक है, तो वैसे भी देखा गया है ज्यादातर पौधों में, लगभग सभी पौधों में माइलिक अम्ल का निर्माण होता है, लेकिन कुछ पौधे ऐसे जिसमें स्टार्च शुगर जैसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, उनमें स्टार्च शुगर नहीं बनता है। तो मैलेटाइन थियरी ये कुल मिलाकर के ये सभी शंकाओं का निराकरण करने में समर्थ है। हालांकि दोनों थियरी मान्य है, स्टार्च शुगर कन्वर्जन थियरी को भी मान्यता है और इस थियरी को भी माना जाता है, लेकिन ये थियरी उसकी अपेक्षा ज्यादा वाइड स्कोप रखती है, क्योंकि ये सारी समस्याओं का निराकरण कर देती है जो स्टार्च शुगर कन्वर्जन थियरी से उत्पन्न होती है। जबकि स्टार्च शुगर कन्वर्जन थियरी कैम प्लांट में ना
मतलब कि स्टोमेटा कैसे खुलते बंद होते हैं इसको स्पष्ट नहीं कर पाती, लेकिन ये थियरी सारी शंकाओं का निराकरण करने में समर्थ है। तो इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त होता है, यानी वाष्पोत्सर्जन क्रिया। वाष्पोत्सर्जन क्रिया को प्रभावित करने वाले कुछ कारक हैं, जैसे बढ़ा हुआ तापमान, अगर वातावरण गर्म है तो वाष्पोत्सर्जन क्रिया ज्यादा तेजी से होगी, ठीक है। जैसे गर्मियों में पौधे ज्यादा वाटर लॉस करते हैं। वातावरण में अगर नमी है, आर्द्रता है, तब भी वाटर लॉस पौधे कम करेंगे, ठीक है। इसी तरह से अगर हवा की गति तेज है, हवा बह रही तेज, तो वाटर लॉस बढ़ जाएगा, ठीक है। अगर हवा नहीं चल रही है, हवा कम है ना, हवा की गति मंद है, तो वाटर लॉस भी उसी हिसाब से कम होगा। अगर मृदा में जल ज्यादा है तो पौधे ज्यादा मात्रा में वाटर लॉस करेंगे ना, तो मृदा में जल की मात्रा भी निर्धारित करेगी कि वाटर लॉस कैसे होगा। ये कई ऐसी चीजें हैं जो निर्धारित करती हैं कि पौधे में वाष्पोत्सर्जन क्रिया की दर क्या होगी, रेट क्या होगी, किस स्पीड से होगा, ठीक है। जैसे आपके पास ज्यादा कोई चीज उपलब्ध तो ज्यादा उसका मिसयूज करेंगे, अगर कम रहेगा तो थोड़ा बचा के उसको यूज करेंगे ना। तो पौधे भी ऐसा ही कुछ करते हैं, जब कम रहेगा तो कम पानी उड़ाएंगे, उतनी स्पीड से नहीं उड़ाएंगे जितना उनको उड़ाना चाहिए ना। तो लेकिन अगर वही ज्यादा होगा तो ज्यादा करेंगे। हवा तेज चल रही है तो पानी को और उड़ाएगी ना। वातावरण गर्म है तो और ज्यादा, जैसे हम पसीना ज्यादा गर्मी में निकालते हैं, आज पसीना निकाल रहे हैं जाड़े में, लेकिन गर्मी में ही पसीने से हम तर हो जाते हैं। तो पौधे भी गर्मी में अपनी उस जो कड़ाके की जो धूप पड़ रही होती है उनके ऊपर ना, पूरा सीधे सनलाइट की चपेट में, उसको शांत करने के लिए क्या होते हैं, वाटर लॉस करते हैं, समझे ना। तो इस तरह से वाष्पोत्सर्जन क्रिया का पौधे के जीवन में बहुत ही व्यापक महत्व है। मृदा से जल के अवशोषण में, खनिज लवण के अवशोषण में, और अपने ताप के संतुलन तथा पत्तियों में तैयार भोजन के वितरण में भी इस ना जल का बहुत बड़ा महत्व है। तो इसी के साथ मेरा लेक्चर समाप्त होता है। धन्यवाद।